17 साल की शादीशुदा जिंदगी, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला पति और 2 बच्चों के साथ भरा पूरा परिवार। हरियाणा के रोहतक के रहने वाली मनीषा की जिंदगी में सब कुछ था। पति सरकारी टीचर थे और परिवार का समाज में अच्छा खासा रुतबा था। पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि मनीषा अपने ही पति की खून की प्यासी हो गई। अपने पति के मौत देने के लिए जो उसने तरीका चुना, उस तरीके को सुनकर शायद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। आइए हम इस कहानी को पूरे डिटेल से जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को हमेशा लाइक करें। नमस्कार, प्रणाम, मैं नीतीश कुमार आज आप लोग के बीच क्राइम से जुड़ी एक सच्ची घटना को लेकर आया हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2007 से, जब सोनीपत के आमली गांव में रहने वाले कृष्ण की शादी रोहतक की मनीषा से हुई। कृष्ण एक सरकारी टीचर थे। मनीषा को अपनी बीवी के तौर पर पाकर कृष्ण काफी खुश थे। मनीषा शादी के कुछ समय बाद एक बेटे और एक बेटी को भी जन्म देती है। दोनों की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक दिन कृष्ण को पता चलता है कि मेरी पत्नी मनीषा अपने प्रेमी देवा से छुपकर बातें करती है। शुरुआत में कृष्ण इस बात के लिए मनीषा को समझाते हैं, लेकिन मनीषा नहीं समझती। इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होने लगता है। यह बात आस पड़ोस में ना फैले, इसलिए कृष्ण सभी परिवार के साथ करनाल में आके रहने लगते हैं। हालांकि यहाँ आकर भी मनीषा अपने प्रेमी से बात करना बंद नहीं करती। कुछ दिन बाद कृष्ण सोनीपत के इंडियन कॉलोनी में अपना नया घर बनवाए और सभी परिवार मिलकर यहाँ शिफ्ट हो गए। यहाँ आने के बाद भी मनीषा अपने प्रेमी देवा से बात करती थी। जब कृष्ण अक्सर स्कूल जाते तो मनीषा अपने ही घर अपने प्रेमी देवा को बुलाया करती थी और कभी कभी मनीषा ही देवा के घर जाया करती थी। ये बात सुनकर कृष्ण बहुत गुस्से में आ जाते हैं और इसकी शिकायत मनीषा के परिवार वालों को कर देते हैं। लेकिन उसके परिवार वालों मनीषा को रोकने समझाने के बजाय उसकी ही साथ दे देते हैं। तभी कृष्ण हार उठार के वो एक पंचायत बुलाते हैं। पंचायत बुलाने के बाद जब पंचायत होता है तो पंचायत में भी इसका कोई हल नहीं निकलता। इधर कृष्ण को मनीषा के परिवार वालों की तरफ से धमकी आता कि अगर मेरी बेटी मनीषा को बातचीत करने में रोक टोक किया गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इधर अपना परिवार के साथ पाकर मनीषा के अंदर जो भी कुछ डर था वो डर को अपने अंदर से निकाल देती है और कृष्ण के सामने ही अपने प्रेमी देवा से वीडियो कॉल पर बात करना स्टार्ट कर देती है। हद तो तब होता है जब मनीषा अपने प्रेमी देवा से अपनी ही नाबालिग बेटी को भी बात करा देती है। ये सब देखकर कृष्ण बहुत ही मजबूर थे। इसका आपत्ति जब वो अपनी पत्नी मनीषा से करते तो मनीषा अपने प्रेमी देवा को बता देती और देवा कृष्ण के पास कॉल करके उन्हें जान से मार देने की धमकी देता। ये सब देखकर कृष्ण को रहा नहीं जा रहा था, तो उसने आखिरकार 22 अप्रैल 2024 को इसका शिकायत पुलिस स्टेशन में कर देते हैं। कृष्ण जिस दिन शिकायत दर्ज करवाते हैं पुलिस स्टेशन में, मनीषा उसी दिन अपने प्रेमी देवा के साथ रहने चली जाती है। जब 2 दिन तक वो मनीषा अपने कृष्ण के पास नहीं आते तो 2 दिन के बाद अपनी पत्नी की गैर मौजूदगी या गुमशुदगी का रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन इसी बीच 13 मई 2024 को कृष्ण के बहन के पास मनीषा की सहेली का एक कॉल आता है और उसने कॉल पे बताया कि आपके भाई का लाश उसी के घर में पड़ा हुआ है। तभी कृष्ण के सारे परिवारजन कृष्ण के घर आते हैं तो देखते हैं कि कृष्ण का लाश बेड पे पड़ा हुआ है और उसके शरीर पे कोई चोट का निशान नहीं है। तो परिवार वाले लोगों को लगता है कि इसका मृत्यु हार्ट अटैक आने से आया होगा या कोई अन्य सामान्य बीमारी से हुआ होगा। लेकिन उन्हीं में जो उनका भाई थे
कृष्ण जी का चांद से उनको लगता है कि यह कोई हत्या का मामला है। तभी इस रिपोर्ट को वो पुलिस थाने में जाके दर्ज करवाते हैं और इस हत्या का संदेह कृष्ण की बीवी मनीषा पे जताते हैं। तभी पुलिस मनीषा के पीछे लग जाती है और उसके खोज में लग जाते हैं। लेकिन जिस जगह पे हत्या हुआ था उस जगह पे कोई सबूत और सुराग नहीं मिलने के कारण पुलिस मनीषा को गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। तभी पुलिस इस मामले को एक एंटी गैंगस्टर टीम को सौंप देती है। उसके बाद एंटी गैंगस्टर टीम के लोग मनीषा को हिरासत में लेती है और उससे कड़ी से पूछताछ की जाती है। तभी मनीषा अपना गुनाह कबूल करती है और एक मौत का एक खौफनाक कहानी सुनाता है, जिससे सभी लोगों को जो वहाँ पे आसपास मौजूद होते हैं उसके रूह कांप जाता है। दरअसल कृष्ण के मौत के 15 से 20 दिन पहले मनीषा ने एक नींद की गोली खा ली थी, जिसके कारण वो बेहोश हो गई थी। मनीषा के बेहोशी के हालत में उसका प्रेमी देवा ने बगल के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जिसका इलाज मोहित ने किए थे। मोहित MBBS किए हुए थे और उन्हीं का वो हॉस्पिटल था। इधर मनीषा और उसका प्रेमी डॉक्टर मोहित से जान पहचान बढ़ाती है और उनको लालच और भरोसे में लेकर उनसे एक मौत करने की वो तरीका जानते हैं जिससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसका पता ना चल पाए। तो पैसे के लालच में आकर जो डॉक्टर मोहित होते हैं वो दोनों को वो तरीका बताते हैं कि अगर एनेस्थीसिया की ओवरडोज का इंजेक्शन अगर किसी पर्सन को दिया जाए जिससे उसका मौत हो भी जाता है और उसका पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी नहीं आता है, और उसे पैसे के लालच में उन दोनों के मोहित ने इंजेक्शन भी प्रोवाइड करवा दिया था। अब मनीषा और देवा एक प्लान तैयार करते हैं। यह प्लान था कृष्ण को अपने रास्ते से हटाने का। इस प्लान में मनीषा अपने नाबालिग बेटी को भी साथ कर लेती है। 22 मई 2024 की रात जब कृष्ण गहरी नींद में सो रहे थे, उसी रात को देवा ने एनेस्थीसिया का हाई लोड इंजेक्शन को लेकर कृष्ण के घर पहुंचते हैं, जहां पे बाहर का दरवाजा मनीषा की नाबालिग बेटी खोलती है और देवा घर के अंदर चला आता है और गहरे नींद में सो रहे कृष्णा को वो इंजेक्शन दे देता है और वहां से फरार हो जाता है। जब पुलिस मनीषा और देवा को गिरफ्तार करता है और सख्ती से पूछने पे इस सारी घटना को बयां कर देता है, जिसके बाद पुलिस डॉक्टर मोहित और मनीषा और उसके प्रेमी देवा को वो जेल भेज देते हैं और मनीषा की नाबालिग बेटी को एक नारी निकेतन। यह कहानी यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम आपको मिलेंगे क्राइम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें और सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।